दोस्तों स्वागत है आपका क्लास 6 सोशल साइंस की बुक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन फर्स्ट के अध्याय 4 में लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। इस पुस्तक में हम जो है पढ़ने जा रहे हैं लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में। तो इस पाठ में आप लोकतांत्रिक सरकार के कामों को प्रभावित करने वाली कुछ मुख्य बातों के बारे में जानेंगे। इनमें लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान, समानता एवं न्याय के विचार, इन सब के बारे में हम जानेंगे। ये सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाते हैं। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था ना हो तो क्या होता, आइए इसे जानने के लिए दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली माया की कहानी पढ़ें। तो दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजाति के लोग रहते हैं। श्वेत यानी गोरे लोग, अश्वेत यानी काले लोग, और जिनकी त्वचा का रंग सांवला है जैसे भारतीय लोग। जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीकी लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बक्सों की सफाई करने में अपनी मां की मदद कर रही थी। उसे एक रजिस्टर मिला जो अखबार की कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ था। उसने एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी। माया ने उस लड़के के बारे में अपनी मां से पूछा तो उसे पता चला कि उसका नाम हेक्टर पीटरसन था। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को बड़ा झटका लगा। उसने पूछा क्यों? माया की मां ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंग भेद कानून से शासित था। रंग भेद का मतलब है त्वचा या चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना। दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बटी हुई थी। वहां के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाजत नहीं थी। विभिन्न प्रजातियां के लोग ना तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और न ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रंग भेद कानून के तरह जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की मां की आवाज में बहुत गुस्सा था। माया की मां ने बताया कि अश्वेत और श्वेत लोगों के अस्पताल अलग होते थे, उनके हॉस्पिटल भी अलग थे। श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियां थी वे जरूरत के सामानों से सुसज्जित थी, जबकि अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियां थी उनमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। वही जरूरत के सामान जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, पट्टियां और स्ट्रेचर आदि श्वेत लोगों के लिए तो था, मगर जो अश्वेत लोगों के लिए एम्बुलेंस थी उनमें बेसिक सुविधाएं भी नहीं थी। उनके लिए रेलवे बसें भी अलग होती थी। यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग थे। तो बहुत अधिक भेदभाव था। अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाजत नहीं थी। जो अश्वेत लोग थे वो वोट भी नहीं दे सकते थे। देश की सबसे अच्छी जमीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी और अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया जमीन मिलती थी। इससे पता चलता है कि अश्वेत लोगों एवं भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। दक्षिण पश्चिम हिस्से में एक शहर था सोवेटो, जहां सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। हेक्टर पीटरसन भी वहीं रहता था। कहाँ रहता था वो? सोवेटो नाम के एक शहर में रहता था। वहां के श्वेत लोग अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था, जबकि वे अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे। तो जो हेक्टर पीटरसन था वो कौन सी भाषा सीखना चाहता था? वो जुलू भाषा सीखना चाहता था। वहीं जो अफ्रीकांस भाषा थी, सरकार वो जबरदस्ती विद्यार्थियों को सिखाना चाहती थी। हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकांस भाषा सीखने का विरोध कर रहा था। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां बरसाईं। उनमें से एक गोली हेक्टर को लगी और वह मारा गया। तो ये थी हेक्टर पीटरसन की कहानी। यह 16 जून 1976 की घटना है। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। अंततः 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। तब से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाने लगा। तो वर्तमान में जो दक्षिण अफ्रीका है वो क्या है? एक लोकतांत्रिक देश है, जबकि पहले वहां पे रंग भेद वाली सरकार जो है वो काम कर रही थी। जो नेल्सन मंडेला जी हैं इनके बारे में आप और भी कई जगह जानेंगे। तो ये जो है 28 सालों तक जेल में बंद रहे थे, 28 वर्ष तक। और 28 वर्ष बाद जब ये जेल से रिहा हुए तो इनको दक्षिण अफ्रीका का पहला अश्वेत राष्ट्रपति बनाया गया। तो चलिए आगे बढ़ें। अश्वेत लोग किस तरह के भेदभाव का सामना कर रहे थे इसकी सूची बनाइए। तो देखिए अश्वेत लोग जो है रंग भेद या नस्लीय भेदभाव का सामना कर रहे थे। इसके साथ साथ वो भाषाई भेदभाव का सामना भी
कर रहे थे। आपने जैसे अभी कहानी के अंदर देखा था कि उनको अफ्रीकांस भाषा सीखने की लिए ज़बरदस्ती उनके साथ की जा रही थी, जबकि जो अश्वेत लोग थे वो कौन सी भाषा सीखना चाहते थे? जुलू भाषा सीखना चाहते थे। हेक्टर और उसके साथी किस बात के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे? तो हेक्टर और उसके साथी श्वेत लोगों की भाषा अफ्रीकांस को जबरदस्ती सिखाने का विरोध कर रहे थे। वे अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे। क्या सभी लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार होना जरूरी है? क्यों? सभी लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार होना जरूरी है। अगर लोगों के साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया जाता है तो देश के अंदर अस्थिरता और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। यदि लोग भेदभावपूर्ण व्यवहार से नाराज होंगे तो वे धरना, हड़ताल और विरोध प्रदर्शन करेंगे। कई बार ऐसे प्रदर्शन हिंसक भी हो जाते हैं। तो आपने देखा था जो दक्षिण अफ्रीका के अंदर रंग भेद की नीति थी, उसकी वजह से कुछ लोग अफ्रीकांस भाषा को सिखाए जाने का विरोध कर रहे थे। हेक्टर पीटरसन भी उनमें से एक था। और जब लोगों ने धरना, हड़ताल ज़्यादा बढ़ चढ़कर उसमें भाग लिया तो प्रदर्शन हिंसक हो गया और पुलिस की गोलीबारी में हेक्टर पीटरसन मारा गया। तो अगर लोगों को बराबरी का व्यवहार नहीं किया जाएगा, लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं होगा, तो वो क्या करेंगे? विरोध प्रदर्शन करेंगे और हिंसा भी हो सकती है। प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है। भेदभावपूर्ण व्यवहार मनुष्य व राष्ट्र के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। अपने ही नागरिकों के साथ गैर बराबरी का व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि गैर बराबरी या भेदभावपूर्ण जो व्यवहार है वो व्यक्ति के विकास का सबसे बड़ा रोड़ा है। और यदि किसी व्यक्ति का विकास नहीं होगा तो राष्ट्र का विकास भी नहीं हो सकता, क्योंकि राष्ट्र किससे बना है? व्यक्तियों से ही तो बना है। अगर कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को गैर बराबरी का व्यवहार करता है तो यह जो है राष्ट्र कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार के लोकतांत्रिक होने का हमारे लिए क्या मतलब है। तो इसके अंतर्गत एक पॉइंट है हमारा भागीदारी। भागीदारी क्या होती है, आइए समझें। हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव होते हैं। आपने पिछले पाठ में पढ़ा है कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं। चुनाव में वोट देकर लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। यह मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की जरूरतों और मांगों को ध्यान में रखेंगे। तो देखिए, जनता की लोकतांत्रिक सरकार के अंदर डायरेक्ट भागीदारी नहीं होती, बल्कि क्या होती है? जनता के प्रतिनिधि होते हैं, वो प्रतिनिधि ही सरकार बनाते हैं। तो ये प्रतिनिधि जब भी कोई डिसीजन लेते हैं वो लोगों की ज़रूरतों और उनकी डिमांड्स को ध्यान में रख के ही डिसीजन लेते हैं। तो इस तरह के जनता की सरकार के अंदर डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट भागीदारी होती है। कुछ अखबार देखिए, उनमें दी गई चुनाव की खबरों पर चर्चा कीजिए। एक निर्धारित समय के बाद चुनाव होते रहने की क्या जरूरत है? तो देखिए, अखबार में आप लोग देखेंगे इलेक्शन से संबंधी यदि कोई खबर आ रही है तो आप उसको अलग से नोट कर सकते हैं या उसको एक कटिंग करके उसको एक रजिस्टर में पेस्ट कर सकते हैं। तो निर्धारित समय के बाद चुनाव होना क्यों जरूरी है, आइए इस पर बात करते हैं। निर्धारित समय के बाद चुनाव होना आवश्यक है क्योंकि चुनाव के द्वारा ही जनता सरकार पर नियंत्रण बना के रखती है। तो देखिए, बार बार जब जब इलेक्शन होता है तब तब सरकार को जनता के पास पहुंचना पड़ता है अपने लिए वोट मांगने के लिए। चुनाव हारने के डर से, ये डर की जगह बेटा यहाँ पे डर हो जाएगा, चुनाव हारने के डर से, यहाँ पे हम ड मानेंगे इसको, डर डर। डर से जनता के प्रतिनिधियों पर यह दबाव रहता है कि वे सही काम करें या वही काम करें जैसा जनता चाहती है। यदि सरकार व जनता के प्रतिनिधि जनता के हित के लिए कार्य नहीं करेंगे तो चुनाव में जनता उन्हें बदलकर अन्य प्रतिनिधियों को जनहित के कार्य करने का अवसर देती है। इसलिए निश्चित अवधि के बाद चुनाव होना आवश्यक है। भाई, आपने देखा होगा जब इलेक्शन होता है तो कैसे बड़े बड़े नेता जो है जनता के पास हाथ जोड़ के वोट मांगने पहुंचते हैं। यही है इलेक्शन की पावर। जब इलेक्शन होता है तो जनता अपनी पूरी पावर दिखाती है। उस समय बड़े बड़े नेताओं को धूल चटा देती है। भागीदारी, सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार को फिर से सत्ता में बने रहने के लिए बार बार चुना जाना पड़ता है। चुनाव का मतलब लोगों के लिए वह घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। तो देखिए, यहाँ पे भी वही पॉइंट आ गया कि बार जो नियमित चुनाव होते हैं उससे लोग सरकार पर नियंत्रण करते हैं। भागीदारी के अन्य क्या तरीके हो सकते हैं, तो आइए जानें। चुनाव 5 वर्ष में एक बार होता है। वोट देने के लिए लोकतांत्रिक सरकार के निर्णय और नीतियों में लोगों के भाग लेने के कई और भी तरीके होते हैं। तो देखिए, ऐसा तो नहीं कि 5 साल बाद हमने वोट दिया
और सरकार को चुन लिया और पता चला सरकार हमारी मर्जी का काम कर ही नहीं रही, तो 5 साल तक हम हटा तो सकते नहीं उसको। तो हम अपनी बात सरकार से इस बीच कैसे मनवाएंगे? लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। यदि लोग सरकार के कामों की तारीफ करते हैं तब भी उनकी भागीदारी बढ़ती है, सरकार उनसे फीडबैक लेती है और अच्छे काम करती है, क्योंकि भाई सरकार को भी तो वोट लेना है अगली बार। और उनकी आलोचना करके, यदि लोग सरकार के कामों की आलोचना करते हैं तो सरकार इस पे भी फीडबैक लेती है, और अगर उन्हें लगता है कि ये कानून या ये जो डिसीजन है ये गलत है तो उसको वापसी भी लिया जाता है। अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ाया तो लोगों ने बहुत तीखा विरोध किया। हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, सरकार ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः सरकार को लोगों की मांग माननी पड़ी और बिजली के बढ़ाए गए दाम को घटाना पड़ा। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। तो जो लोकतांत्रिक सरकार होती हैं वो आम जनता के प्रति उत्तरदायी होती हैं। लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान के जरिए जो बातें गलत हैं और न्याय संगत नहीं हैं उन्हें सामने लाया जाता है। भाई जनता धरना देती है, कई बार हड़ताल जुलूस के माध्यम से, कई बार हस्ताक्षर अभियान चला के सरकार को बताती है कि कौन सी चीजें गलत हो रही हैं। मीडिया व सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोग अपनी राय व्यक्त करते हैं। भाई आजकल तो मीडिया और खासकर सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोग अपनी राय व्यक्त करते रहते हैं, सरकार को बार बार कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, अपनी डिमांड्स बताते रहते हैं, तो सरकार को फीडबैक मिलता है और वो उसी तरीके का काम करती है। फिर है अखबार, पत्रिका व टेलीविजन भी आम जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये जो सोशल मीडिया है, अखबार, पत्रिकाएं, टेलीविजन, इंटरनेट, ये सब क्या है? ये संचार के साधन है। तो इनके द्वारा जो है सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका इनकी होती है। तो जितने भी अखबार हैं, पत्रिकाएं हैं, टेलीविजन है, मीडिया, सोशल मीडिया, ये आम जनता से जुड़े मुद्दों को सरकार की जिम्मेदारी पर चर्चा करने के लिए बार बार उठाते रहते हैं। जहां तक ये सच है कि लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है, वहीं यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिलता। तो लोकतंत्र बहुत अच्छी चीज है। इसमें आप देखते हैं कि जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कई बार डिसीजन लेती है, कई बार जनता, अगर छोटा देश है तो खुद भी डिसीजन लेती है, लेकिन फिर भी कई वर्ग के लोग ऐसे हैं जिन्हें ये मौका नहीं मिल पाता। कई बार लोग आंदोलन करते हैं, सरकार और उसके काम करने के तौर तरीकों को चुनौती देते हैं। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के जरिए ही होती है। हाल ही में आपने सुना होगा दिल्ली के अंदर किसान आंदोलन। तो कुछ ऐसे लोग हैं जैसे किसान हैं, अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, महिलाएं हैं, ये सब क्या आंदोलन के माध्यम से सरकार को समय समय पर जो है जगाते रहते हैं ताकि इनकी भागीदारी को इग्नोर न कर दिया जाए। अगर लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है, तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक रूप और भी मजबूत होता है। आपके गली मोहल्ले में यदि कोई जुलूस या निकलते हुए या गुजरते हुए दिखे तो एक क्षण रुककर पता करेंगे कि जुलूस किस लिए निकाला गया है, उसमें भाग लेने वाले लोग कौन हैं और वो किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आपके गली मोहल्ले में जब भी कोई जुलूस निकलेगा तो आप उसमें जो है ये पता लगाएंगे कि वो लोग कौन हैं जो जुलूस निकाल रहे हैं और उनका मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पर जुलूस निकाल रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसे काम करती है। तो लोगों की राय या लोगों का मुद्दा अगर हमें पता है तो हमें पता चल सकता है कि सरकार कैसे काम करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विवादों का समाधान। आपने माया की कहानी में पढ़ा कि कैसे विवाद और समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया गया। ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना पड़ता है। देखिए कई बार सरकार क्या है, विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए पावर का यूज कर लेती है, बल का यूज कर लेती है, पर ये चीजें गलत हैं। आप देखते होंगे हमने जो दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण लिया था, हेक्टर पीटरसन वाला, उसमें क्या हुआ था, सरकार ने बल प्रयोग किया और गोलीबारी की थी, तो हेक्टर पीटरसन मारा गया और सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। ऐसा नहीं कि सरकार ने केवल अत्याचार किया फिर सरकार जो है शांति से रही, ऐसा नहीं है। जब भी कोई इस तरीके का अत्याचार होता है तो लोग और एकजुटता के साथ सरकार का विरोध करते हैं। चलिए आगे बढ़ें।
माया की कहानी को दोबारा पढ़िए। क्या आपको लगता है कि पुलिस द्वारा की गई हेक्टर की हत्या को रोका जा सकता था? कैसे? जी हाँ, बिल्कुल हेक्टर की हत्या को रोका जा सकता था। सरकार विरोध करने वाले लोगों से बातचीत करती, उनकी उचित मांगों को स्वीकार करती और नागरिकों के विरोध व सम्मान के अधिकार को सम्मान देती। यदि सरकार जो है बातचीत का रास्ता चुनती तो हेक्टर की हत्या जो है उससे बचा जा सकता था। विवादों के समाधान में पुलिस की भूमिका। देखिए, विवादों के समाधान में पुलिस की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विवाद होने पर सर्वप्रथम पुलिस को हस्तक्षेप के लिए आना पड़ता है। आपने देखा होगा, जब भी कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई चोरी हो जाए, तो सबसे पहले किसको? पुलिस को बुलाया जाता है। तो और आगे देखिए, यदि पुलिस समझदारी से काम ले व नागरिक अधिकारों का पूर्ण सम्मान करे तो किसी भी विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सकता है। तो पुलिस अगर समझदारी से काम ले और रूल के मुताबिक काम करे तो कोई भी विवाद हो उसको शांतिपूर्ण ढंग से समझाया जा सकता है, सुलझाया जा सकता है। तो विवादों के समाधान में सरकार की भूमिका। अभी हमने पुलिस की भूमिका की बात की थी, अब सरकार की भूमिका की बात करते हैं। विवादों के समाधान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका सरकार की होती है। पुलिस से भी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? सरकार की है। सरकार ही पुलिस व प्रशासन को विवाद समाधान के लिए निर्देशित करती है। तो ये कौन सा है? ये सरकार ही है जो पुलिस और प्रशासन को डायरेक्शन देती है, उन्हें कहती है कि आपको क्या काम करना है। सरकार यदि सरकार नागरिक अधिकारों का सम्मान करे व प्रत्येक विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास करे तो संघर्ष की स्थिति नहीं आएगी। यदि सरकार संघर्ष करने वाले लोगों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करे तो संघर्ष हिंसक व अनियंत्रित भी हो सकता है। हमने हेक्टर वाले केस में ये चीज देखी थी कि संघर्ष जो है बाद में क्या हो गया था? हिंसक हो गया था और कुछ लोगों की जान गई, कुछ लोगों का जो है चोटें भी लगी थी उस समय। भारतीय संविधान में बुनियादी नियम और कानून दिए गए हैं। ये कानून सरकार और लोगों के लिए है, सबको इनको मानना पड़ता है। विवादों का समाधान इन्हीं कानूनों के अधिकार पर होता है। तो ये पॉइंट जो हैं इसमें बिल्कुल सही हैं। भारत में संविधान का शासन है, सभी विवाद कानूनी रूप से ही सुलझाए जाते हैं और जो भी इन रूल्स को तोड़ता है उनको न्यायालय द्वारा दंडित किया जाता है, यानी कि उनको सजा भी दी जाती है। इसी को कहते हैं स्थानीय शासन। कभी कभी नदियां भी विवाद का कारण बनती है। बाढ़ के अंदर आप देखेंगे कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर काफी विवाद रहा है। इसको जानने के लिए आप जो है यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं या अपने चैप्टर के अंदर जो स्टोरी दी हुई है, कभी कभी नदियां भी विवाद का कारण बनती हैं, उसे आप पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं समानता एवं न्याय। समानता एवं न्याय की चर्चा, समानता की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं पिछले चैप्टर में। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है उसका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना। यानी लोकतांत्रिक सरकार तभी मानी जाएगी जब सरकार न्याय और समानता के प्रति वचनबद्ध हो। न्याय न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल, ये बात सही है। अगर हम किसी को न्याय देना चाहते हैं और उसके साथ समानता का व्यवहार नहीं कर रहे तो हम उसके साथ कभी भी न्याय नहीं कर पाएंगे। या मान लीजिए हम किसी के साथ समानता का व्यवहार करना चाहते हैं लेकिन उसके साथ हम अन्याय कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ें हैं। इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। न्याय और समानता जो है बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए हैं। माया की कहानी में सरकार ने इस विचार का समर्थन किया था कि सभी लोग बराबर हैं। डॉक्टर अंबेडकर की कहानी में क्या अस्पृश्यता के व्यवहार से समानता के विचार को ठोस पहुंची थी? जी हाँ, बिल्कुल। अगर जब डॉक्टर अंबेडकर की कहानी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, उसमें देखा था कि अस्पृश्यता का जो व्यवहार था उससे उनके समानता के विचार को ठेस पहुंची थी। वही जनता को जब हम असमान व्यवहार करेंगे तो समानता तो बिल्कुल रही नहीं ना, फिर तो ऑपोजिट चीज हो गई। नहीं, माया की कहानी में सरकार ने सभी को बराबर नहीं माना था। सरकार का रवैया भेदभावपूर्ण था। डॉक्टर अंबेडकर की कहानी में क्या अस्पृश्यता के व्यवहार को समानता के विचार को ठोस पहुंची थी? तो डॉक्टर अंबेडकर की कहानी में अस्पृश्यता के व्यवहार से समानता के विचार को ठेस पहुंची थी, क्योंकि जाति आधारित अस्पृश्यता व भेदभाव समानता के विचार को ठोस ठेस पहुंचाते हैं। छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। लंबे समय तक दलितों को शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया है। डॉक्टर अंबेडकर की कहानी में हमने देखा था कि कैसे पैसे होते हुए भी बच्चे जो है गाड़ी वालों के द्वारा उनको मना कर दिया जाता है कि वो गाड़ी में बैठ के नहीं जा सकते। पहले हालात यह थे कि उन्हें सार्वजनिक तौर पे मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था। जो दलित लोग थे उनको सार्वजनिक मंदिरों में भी घुसने नहीं देते थे। देखिए कितना अत्याचार था।
डॉक्टर अंबेडकर, जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा, और कई अन्य लोगों ने जोर देकर कहा कि यह प्रथा अमानवीय है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाए। तो समानता के व्यवहार को डॉक्टर अंबेडकर ने भी माना है, और भी बड़े बड़े जो नेता हैं उन्होंने भी ये चीज़ कही कि यदि लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जा रहा तो यह प्रथा अमानवीय है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाए। सरकार समानता व न्याय के लिए क्या करती है, आइए जानें। सरकार भी समानता और न्याय की जरूरत को पहचानती है। सबसे पहले तो यही बात है कि सरकार को इस चीज की वैल्यू पता है कि यदि लोगों को समानता स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाए तो कितना फायदेमंद होगा। सरकार उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जाते। देखिए, आपने देखा होगा महिलाओं के लिए अलग अलग लाइन होती है, बुजुर्गों के लिए अलग लाइन होती है, दिव्यांगों के लिए, सभी तरीके के कामों के लिए अलग से लाइन होती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सरकार जो है, जो समूह दबे हुए हैं, पिछड़े हुए हैं, उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान भी करती है जिससे कि समाज में उनको बराबरी का अवसर मिल सके। चलिए, जैसे हमारे समाज में यह आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़की से ज़्यादा करते हैं। सरकार लड़कियों की शिक्षा के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है, जैसे स्कॉलरशिप व विशेष विद्यालय भी चलाती है। जैसे आपने सुना होगा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, तो ये लड़कियों के लिए स्पेशल स्कूल है जिसमें केवल लड़कियां ही रहती हैं, वहीं हॉस्टल में रह के वहीं पढ़ाई करती हैं। और देखिए, आपने सुना होगा स्कॉलरशिप्स, कई बार लड़कियों को गर्ल्स स्टाइपेंड या इस तरीके की स्कॉलरशिप दी जाती है ताकि उनकी पढ़ाई आगे कंटिन्यू रहे। लड़के व लड़कियां बराबर हैं। कई बार समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता जितना लड़कों को देता है। यह धारणा गलत एवं अन्यायपूर्ण है कि इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं जिससे लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेंगी। उदाहरण स्वरूप, सरकारी स्कूल व कॉलेजों में लड़कियों की फीस खत्म या कम करने का प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं, आपके अनुसार फीस घटा देने से लड़कियों को स्कूल में जाने में कैसे मदद मिलेगी। देखिए, सबसे पहले जब स्कूल कम होगी तो परिवार के ऊपर जो आर्थिक बोझ है वो कम हो जाएगा, जिससे लड़कियों को पढ़ाने में लोग आगे आएंगे। इसके अलावा लोगों को शिक्षा के महत्व, समानता व भेदभाव के बारे में भी जागरूक किए जाने की आवश्यकता है। क्या आपने किसी के साथ कोई भेदभाव होते देखा है, उदाहरण देकर बताइए। तो इस स्थिति में आपने उसकी क्या मदद की, क्या अन्य लोग भी आपसे सहमत थे, जो लोग भेदभाव कर रहे थे उन्हें कैसे समझाया। तो देखिए, आप इसके बारे में खुद करेंगे। यदि आपने कहीं देखा है कि किसी के साथ जो भेदभाव हो रहा था, तब आपने क्या किया, एक तो आपको ये बताना है। दूसरा, आपको ये बताना है कि जब भेदभाव हो रहा था, जो लोग भेदभाव कर रहे थे उन्हें आपने यदि समझाया है तो कैसे समझाया है। तो इसको आप खुद से लिख लेंगे। आज दक्षिण अफ्रीका में माया का जीवन कैसा होगा। तो देखिए, आपने देखा था कि माया जो है वो एक स्टोरी सुन के जो है बहुत ही परेशान हो गई थी, मगर अब दक्षिण अफ्रीका भी एक लोकतांत्रिक देश बन गया है, जो माया को रंग भेद व नस्लीय भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार सभी के साथ समानता का व्यवहार कर रही होगी। माया व सभी नागरिक सम्मानपूर्ण व भेदभाव रहित जीवन जी रहे होंगे। तो आज का जीवन कैसा होगा दक्षिण अफ्रीका में, क्योंकि अब दक्षिण अफ्रीका क्या बन गया है, एक लोकतांत्रिक देश बन गया है। लोकतांत्रिक देश कैसे होते हैं, लोकतांत्रिक देशों का मतलब यह है जो पब्लिक की सहमति से शासन चल रहा है, जहाँ पे पब्लिक उनको बार बार चेंज भी कर सकती है यदि कोई पब्लिक को पसंद नहीं आया। तो जब इस तरीके का शासन है तो सरकार को जनता की बात जो है सुननी पड़ती है, माननी पड़ती है। सरकार सभी के साथ समानता का व्यवहार कर रही होगी। भाई, अफ्रीका में पहले तो असमानता का व्यवहार हो रहा था, मगर अब शायद सरकार समानता का व्यवहार कर रही होगी। माया व सभी लोग नागरिक सम्मानपूर्ण व भेदभाव रहित जीवन जी रहे होंगे। तो यहाँ पे कहा गया है कि माया और उसके जो भी साथी थे, दोस्त थे, वो सब भेदभावपूर्ण रहित जीवन जी रहे होंगे। फिर किन विभिन्न तरीकों से लोग सरकार की प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। तो देखिए, चुनाव में वोट करके, सरकार के कार्यों में रुचि लेके यानी तारीफ करके, आलोचना द्वारा यानी कि सरकार के कामों की बुराई करके, धरना, हड़ताल, विरोध प्रदर्शन, हस्ताक्षर अभियान द्वारा जनता सरकार द्वारा अपनी बात मनवाती है। तो सरकार से जनता कैसे कैसे मनवाती है, आपने देखा। कभी तो सरकार की तारीफ करके करवा लेती है, कभी कभी गुस्सा करके, और कभी जो है हमने अभी अभी पढ़ा जैसे चुनाव में वोट डालकर जनता जो है सरकारी प्रक्रिया में भाग लेती है, सरकार के कार्यों में रुचि दिखाकर भाग लेती है, आलोचना द्वारा भाग लेती है, और धरना, हड़ताल, विरोध
प्रदर्शन, हस्ताक्षर अभियान द्वारा जनता सरकार द्वारा अपनी बात मनवाती है। विभिन्न विवादों और मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार की जरूरत क्यों होती है? तो देखिए, सरकार बहुत जरूरी है। लोग निर्णय लेने के अधिकार को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार को सौंप देते हैं। भाई, भारत इतना बड़ा देश है, सभी लोग मिलकर तो डिसीजन ले नहीं सकते। कोई अगर इतनी ज़्यादा आबादी है कि बैठने के लिए कोई एक जगह भी इसके लिए पूरी नहीं पड़ेगी। सरकार विभिन्न विवादों और मुद्दों को सुलझाने के लिए निर्णय लेने वाली अथॉरिटी है। तो सरकार एक अथॉरिटी है जो सभी तरह के डिसीजन ले सकती है, पर इस अथॉरिटी को पावर कहाँ से मिलती है? लोगों से। सरकार नियम बनाकर वह जनता से नियमों का पालन करवाकर विवाद व मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करता हूं। यदि कोई नियमों का पालन नहीं करता तब सरकार द्वारा दंड दिया जाता है। इस प्रकार के विवाद और मुद्दों को सुलझाया जाता है। सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है? तो सरकार नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करती है। इसे सुनिश्चित करने के लिए हमें न्यायालय भी हम जा सकते हैं। इसे सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय जाने की व्यवस्था करती है। भेदभावपूर्ण व असमानता के व्यवहार पर रोक लगाती है। समानता के अधिकार को बाधित करने वालों को दंडित करती है। ऐसी व्यवस्था कर देती है। तो देखिए, सरकार को यदि पता चलता है कि किसी ने किसी के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया है तो भेदभाव करने वाले को पनिशमेंट भी मिलेगी। नागरिकों को शिक्षा के माध्यम से समानता के महत्व को बताती है। तो सरकार जो है नागरिकों के बीच समानता के महत्व को भी प्रचार प्रसार करती है। पाठ को एक बार और पढ़कर लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों की एक सूची बनाइए। उदाहरण के लिए, सभी लोग बराबर हैं। तो देखिए, आपने ये पाठ एक बार और पढ़ना है और फिर आपको सभी लोग बराबर हैं इस पर एक टिप्पणी लिखनी है। फिर सारी शक्ति का स्रोत जनता है, इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। और सरकार को लोकहित के कार्य करने चाहिए, इसके पर आपको एक टिप्पणी लिखनी है। तो इसमें यदि आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन छूट रहा है, तो आप जो है कमेंट करके बताइए। हम इसका पॉइंट टू पॉइंट आपको सॉल्यूशन भी देंगे।